पब्लिक गुड। सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। आप देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, 62% इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी एज है 24 साल। एवरेज इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए, और उसमें भी 64% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका पहला निवेश कोई एफडी नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि क्रिप्टो है। इसका मतलब क्लियर कट है, बिना जाने सोचे समझे लोग पैसा लगा रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स चलन में हैं। ये एक प्रकार के डिजिटल सिक्के हैं, जबकि वर्ष 2013 तक दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी थी, जिसका नाम है बिटकॉइन। इसे वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था, यानी 2013 से लेकर 2021 के बीच ये कारोबार 7,000 गुना फैल चुका है। लेकिन भारत में इसका भविष्य अब बिल्कुल बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसे क्रिप्टो करेंसी पर बैन की सारी खबरें सामने आई, उसके बाद से जो क्रिप्टो करेंसी उसमें भारी गिरावट आई है। बिल पेश होने की खबर के बाद से क्रिप्टो करेंसी टूटी है। सरकार की प्राइवेट क्रिप्टो पर रोक लगाने की पूरी तैयारी है। बिटकॉइन, इथेरियम समेत सभी क्रिप्टो में गिरावट आई है। बैन की खबर के बाद से क्रिप्टो करेंसी 15 से 18% तक टूटी है। सबसे ज्यादा बिटकॉइन में गिरावट देखने को नजर आई है। खबर के बाद बिटकॉइन में 17% तक गिरावट आई थी। इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में भी 16% की गिरावट दर्ज हुई है। आइए अब आपको समझाते हैं और बताते हैं कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो के लेन देन पर हजारों लोगों की नजरें होती हैं। लेन देन के साथ ही ये कोड्स के रूप में दूसरों तक पहुंचती है। कोड्स के सुलझते ही लेन देन पूरा हो जाता है। कोड में गड़बड़ी होने पर लेन देन खारिज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह से सेंध लगाना संभव नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं आपको कि क्रिप्टो इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई है, इतनी लोकप्रिय क्यों हुई है। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय है। इसकी कीमत से आप जो है सारा का सारा खेल समझ पाएंगे। बिटकॉइन एक प्रकार के डिजिटल सिक्के दरअसल होते हैं। 2013 तक सिर्फ बिटकॉइन था। साल 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। साल 2010 में कीमत करीब 75 पैसे और आज कीमत 45,76,000 रुपए से ज्यादा है इसकी। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक काम की जानकारी भी आज हमारे पास है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है और इससे पर्यावरण को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एक साल में सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है वो फिनलैंड जैसे देश में बिजली की सालाना खपत के बराबर होती है। सिर्फ एक बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है वो एक सामान्य परिवार में 13 साल की बिजली की खपत के बराबर है। शुरुआत में ईरान क्रिप्टो के पक्ष में था, लेकिन इसी साल जब ईरान में कई बार बड़े पैमाने पर पावर कट हुआ, वहां की सरकार ने इसकी वजह ढूंढी तो मालूम चला कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की वजह से ऐसा हो, और इसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही वजह है कि अब इसका पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी जो है उस पर भी बहस छिड़ी हुई है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर देश भर में बड़े कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। दुनिया के कई देश जो है उसके किसान आंदोलन के समर्थन में भी प्रदर्शन होते हैं। 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन होगा। 30 नवंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन होंगे। दिल्ली के लाल किले पर 26 जनवरी 2021 को आंदोलन के नाम पर इस तांडव को पूरी दुनिया ने देखा। देश शर्मसार हुआ। तिरंगे का अपमान देख हर भारतीय दुखी हुआ। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोग नई तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर से ये लोग दुनिया भर के कई शहरों में प्रदर्शन की बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर दोपहर 12 से 2 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन होगा। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रवासी भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों के साथ योजना बनाकर विदेशों में प्रदर्शन किया जाएगा। 26 से 27 की रात कनाडा के वैंकूवर में स्लीप आउट होगा। 30 नवंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 4 दिसंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी मार्च का भी आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर को ही सेंट जोस गुरुद्वारा में स्मरण उत्सव और मोमबत्ती जुलूस भी निकाला जाएगा। 5 दिसंबर को नीदरलैंड में एक कार्यक्रम और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना में एक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।
दरअसल 26 नवंबर को दुनिया के अलग अलग शहरों में आंदोलनकारियों की योजना सिर्फ एक प्रदर्शन भर की नहीं है, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें 7 समंदर पार अपने देश और अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन शामिल होगा। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक जहां लाखों भारतीय रहते हैं, उन्हें ये दिखाया जाएगा कि भारत सरकार अपने किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। ये सब उस वक्त हो रहा है अपने अन्नदाताओं से माफी मांग चुके हैं, किसानों से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग अहम होने वाली है। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद आज की बैठक बहुत ज्यादा अहम है। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में इसी पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों से कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं को छोड़कर हर तरफ इस कदम का स्वागत हुआ। अब आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी पर प्रस्ताव पास होगा। कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े बिल को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है। प्रधानमंत्री की ओर से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी किसान आंदोलन से जुड़े नेता अपने रुख पर कायम हैं। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो अपने मुद्दों के साथ 29 नवंबर को ही ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद तक जाएंगे। 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोले हैं। हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे। पहले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल। सिंघू बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों की मांगे आखिरकार कब खत्म होगी, कब जनता को सड़क पर चलने का हक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर में साफ होती हवा के बीचों बीच आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई होने वाली है। 3 सप्ताह के बाद दिल्ली की हवा थोड़ी सी साफ हुई है। देखने वाली बात अब यह है कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट आज इस मुद्दे पर रुख क्या अपनाती है। दिवाली के बाद से 3 हफ्ते तक संघर्ष के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा थोड़ी साफ हो गई है। दिल्ली के आसमान में देखना थोड़ा आसान हो गया है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की कतार भी थोड़ी छोटी हो गई। अब आप इसे प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए सख्त कदमों का नतीजा कहें या फिर पवन देवता की मेहरबानी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हवा के झोंके तेज हुए और दिल्ली की वायु गुणवत्ता 450 से घटकर 300 के आसपास हो गई है। हालत यह है कि प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर कड़ी फटकार लगा चुकी है। अब आज एक बार फिर इस अहम मुद्दे पर सुनवाई होनी है। वहीं आज प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार भी अपने अलग अलग विभागों के अफसरों के साथ बैठक करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दोपहर 12 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद गोपाल राय मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कई चीजें थम गई है। दिल्ली के स्कूलों को कब से खोला जा सकेगा, दिल्ली के कॉलेजों का क्या होगा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में सुधार पर चाहे कोई एजेंसी कुछ भी कहे, जानकारों का यही कहना है कि ये तेज हवा की वजह से तात्कालिक राहत है, कुछ और नहीं। इसलिए अब भी वक्त है सब मिलकर दुनिया को बचाएं, इसे अपने और अपने बच्चों के रहने लायक रहने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के मर्जर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जील के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ने एपीओएस इंडिया समिट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मर्जर के बाद जी और सोनी देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट मीडिया कंपनी होगी। इस कंपनी की आमदनी $2 अरब होगी। विलय के बाद बनी कंपनी में सोनी $1.5 अरब से ज्यादा का निवेश करेगी। यही नहीं,
सोनी से स्पोर्ट्स सहित कई तरह का प्रीमियम कंटेंट भी मिलेगा। पुनीत गोयनका ने बताया है कि इस मर्जर के बाद शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में डिजिटल का दायरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी ने इसमें देर से एंट्री की, मगर कंपनी तेजी से इस सेक्टर में भी अपना बाजार बना रही है। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में SVOD यानी सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड का बाजार 20 करोड़ लोगों का हो जाएगा। You will agree that Zee and Sony will form the largest media entertainment player in the country. Our revenues on a standalone basis combined will be close to $2 billion. Right. And the capital growth that Sony is going to infuse in the merged entity will really give us the opportunity to invest in premium content and including sports here. There is going to be a huge opportunity on both the digital and the linear side to create big scale entertainment properties and acquire large IPs across genres. I believe this is one step, another major step towards the Zee 4.0 transformative journey that I took upon last year. And I hope that we'll be able to generate significant value for the stakeholders, which include not just our shareholders, but our customers and our employees as well. जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नहीं बन पाई, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की।